प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आदिकालीन रासो काव्य परंपरा का अध्ययन करेंगे। आदिकाल यानी वीरगाथा काल में अनेक वीर काव्यों का सृजन किया गया। कवि अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार से उनकी वीरता, उदारता और उनके पराक्रम आदि का वर्णन करते थे। ऐसे काव्यों की गणना रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत की जाती है। रासो काव्य परंपरा के ग्रंथ इस प्रकार हैं। खुमान रासो, इसके रचयिता दलपति विजय हैं। यह सबसे प्राचीन रचना है। इसमें नवीं शती के चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण है। इसकी प्रामाणिकता में संदेह है, क्योंकि इसमें सत्रहवीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह तक का वर्णन मिलता है। वास्तविकता यह है कि यह नवीं शती में ही रचा गया था। बाद में इसमें कुछ और अंश जोड़ दिए गए होंगे। बीसलदेव रासो, इसकी रचना नरपति नाले ने की। यह आदिकाल की श्रेष्ठ रचना है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सुंदर शैली में प्रस्तुत की गई है। यह मूलतः गेय काव्य था। इसके रूप में परिवर्तित होता रहा है। हम्मीर रासो, इसके रचयिता शारंगधर हैं। इस कृति की प्रामाणिकता संदिग्ध है। इसके रचयिता एवं रचना काल के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई प्रति प्राप्त नहीं हो सकी है। प्राकृत पेंगलम में इस काव्य के कुछ छंद मिले थे। उन्हीं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी कल्पना की थी। उनका अनुमान था कि इसमें हम्मीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन और हम्मीर की प्रशंसा चित्रित होगी, परंतु इस संबंध में अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी। परमाल रासो यानी आला खंड, इसकी रचना कवि जगनिक ने की है। यह रचना आला खंड के नाम से विख्यात है। इस काव्य में आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का सुंदर चित्रण मिलता है। यह ग्रंथ बहुत लोकप्रिय हुआ। विजयपाल रासो, इसके रचयिता कवि नल सिंह हैं। इस रचना में करौली के राजा विजयपाल के युद्धों का ओजस्वी भाषा में हृदयग्राही चित्रण किया गया है।
भाव तथा शिल्प की दृष्टि से यह रचना अति उत्तम नहीं है, फिर भी रासो ग्रंथ परंपरा में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इस रचना के केवल 42 छंद ही प्राप्त हुए हैं। इसमें वीर रस के साथ अवहट्ठ शैली के दर्शन भी होते हैं। पृथ्वीराज रासो इस ग्रंथ की रचना कवि चंद्रवरदाई ने की थी। तो कवि चंद्रवरदाई और उनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो का थोड़ा सा विस्तार में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह हमारे बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। तो पृथ्वीराज रासो इस ग्रंथ की रचना कविवर चंद्रवरदाई ने की थी। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। वीरगाथा काल के कवियों में महाकवि चंद्रवरदाई का श्रेष्ठ स्थान है। वे महाराजा पृथ्वीराज चौहान के राजकवि और मित्र थे। उन्होंने महाराजा पृथ्वीराज के जीवन की प्रमुख घटनाओं के आधार पर पृथ्वीराज रासो नामक काव्य की रचना की। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता, शौर्य एवं पराक्रम की गाथा प्रस्तुत की गई है। हिंदी के महाकाव्यों में सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसकी रचना लगभग 2500 पृष्ठों में हुई है और ये 69 अध्यायों में विभाजित है। इसकी प्रामाणिकता के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। माना जाता है कि जिस समय इसकी रचना की गई थी उस समय तक मुद्रण कला का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय श्रेष्ठ काव्य ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां तैयार की जाती थीं। इन्हें राज्यसभा में सुरक्षित रखा जाता था और यह कवियों के वंश में भी इनकी धरोहर के रूप में रक्षा की जाती थी। पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है, तथापि यह अपने युग की साहित्य धारा का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करता है। इसमें वीर रस को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। अतः इस कृति में वातावरण को प्राय ओजपूर्ण रूप में उपस्थित किया गया है। राजस्थान के चारण कवि वीरगाथा काल के युद्धों में सेना के साथ समझाया करते थे और अपनी कविताओं से सैनिकों का उत्साह बढ़ाया करते थे। कविवर चंद्रवरदाई के साथ भी यह बात इतनी ही सत्य है। उन्होंने वीर रस का व्यापक चित्रण किया है और सहायक रसों के रूप में रौद्र, भयानक तथा बीभत्स रस भी उनकी कृति में यथास्थान प्राप्त होते हैं। वीर रस के पश्चात पृथ्वीराज रासों में श्रृंगार रस को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्ष प्राप्त होते हैं। इसी के साथ साथ इसमें नीति से संबंधित उक्तियों की रचना कर कवियों ने
कवि ने इसमें शांत रस का भी पर्याप्त समावेश किया है। प्रकृति चित्रण और चरित्र चित्रण की ओर भी कवि ने पर्याप्त ध्यान दिया है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से कवि का ध्यान मुख्य रूप से महाराज पृथ्वीराज चौहान के चरित्र पर ही केंद्रित रहा है और उनके संपर्क में आने वाले अन्य चरित्रों को भी यथास्थान स्पष्ट रूप में उपस्थित किया गया है। पृथ्वीराज रासों की रचना डिंगल अथवा राजस्थानी भाषा में हुई है। इसी के साथ साथ इसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रजभाषा, अरबी, फारसी आदि विभिन्न भाषाओं के शब्दों का भी प्रचुर प्रयोग मिलता है। कविवर चंदवरदाई ने अपनी भाषा को रसानुकूल रखने का पूर्ण ध्यान रखा है। इस कारण उनके काव्य में जहाँ वीर रस के प्रसंगों में ओजपूर्ण भाषा को स्थान मिला है, तो वहीं श्रृंगार के प्रसंगों में माधुर्य गुण से युक्त भाषा का प्रयोग है। शैली की दृष्टि से उनके काव्य में विविध शैलियों का समावेश हुआ है। अन्य कला तत्वों में उन्होंने अलंकारों का भी स्वाभाविक रूप में प्रयोग किया है। छंद की दृष्टि से उन्होंने मुख्य रूप से दोहा, कवित्त, छपय आदि नामक छंदों का प्रयोग किया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उनके काव्य में भाव तत्व तथा कला तत्व का साधारणतया अच्छा प्रयोग हुआ है। इस प्रकार आदिकाल में अनेक रासो ग्रंथ लिखे गए, लेकिन अधिकांश की प्रामाणिकता संदिग्ध है। कुछ ग्रंथों की तो पूरी सामग्री भी उपलब्ध नहीं हो पाई है, फिर भी उपलब्ध ग्रंथ भाव और शिल्प की दृष्टि से सराहनीय हैं। धन्यवाद।